बताएंगे बताएंगे। चलो भाई शुरुआत करते हैं, मैथ पढ़ते हैं अपन। मैथ में आज बहुपद है वो दिया था, बहुपद के किए क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा बताना क्वेश्चन? दूसरा और चौथा लेके आओ भाई, क्वेश्चन लाओ दूसरे चौथे, लाओ इधर लाओ, दूसरा और चौथा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, इसका गुणनखंड बताना है। तो इसके टुकड़े करने, इसके टुकड़े क्या होंगे कि जोड़ने पर तो 11 है और गुणा करने पर क्या है 18x स्क्वायर। तो ये माइनस का 9x और माइनस का 2x प्लस 18। वापस देखो 11x हो रहा है और गुणा करने पर क्या हो रहा है 18x स्क्वायर। इसमें से x कॉमन लो, x माइनस 9, और इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 9, तो x माइनस 9 x माइनस, ठीक है। ये ऐसे आप ऑप्शन रहेगा ना, आप भाई ऑप्शन हिट कर दोगे, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन में मल्टीपल करके देख लेना। नेक्स्ट x माइनस 2 x माइनस 3, और किसका विस्तृत रूप है x माइनस 6 है 9 है 7 है, इसका विस्तृत रूप देखना। ये लो ले जाओ, इसका विस्तृत रूप देखना तो पहले क्या कर लो, इन दो को गुणा कर लो। इन दो को गुणा किया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ढंग से गुणा कर लेना, यही होगी। आगे देखिए, इसको इससे गुणा करना है, पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। फिर इसको इससे करो तो माइनस 7x स्क्वायर प्लस 35x और माइनस 42। तो अब ये कितना हो गया, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 5 और माइनस 7 माइनस का 12x स्क्वायर और 35 और 6 41x और माइनस का 42। ये बहुत सिंपल है, कर लो कोई। आज अपन शुरू करेंगे समीकरण। क्या शुरू करेंगे? समीकरण। तो समीकरण कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए समीकरण के बारे में अपन पढ़ते हैं। समीकरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहले समीकरण के बारे में बता देते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण, समीकरण इसको इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? इक्वेशंस। इक्वेशंस होता है। समीकरण टॉपिक यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, समीकरण टॉपिक की। तो समीकरण में अपन चीज़ों को किस प्रकार से देखेंगे, सबसे पहले देखना है कि मेन, जैसे समीकरण टॉपिक का नाम है, टॉपिक स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले समीकरण होता क्या है, इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले कि चर और अचर, दो चीज़ों के बारे में आपको पता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या चीज़ है। जैसे कि वेरिएबल के बारे में बताया मैंने कि ये चर होता है, ये क्या होता है आपका चेंज होता है, और जबकि कांस्टेंट वो है जो कि फिक्स रहे कोई चीज़, तो ये आपका अचर हो गया। अब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? समीकरणों की शुरुआत होती है बहुपद से, ठीक है। एक बहुपद होता है, आप बहुपद तक ही समझना, क्योंकि आप इससे एक आगे का काम नहीं आता है। जैसे होने को इसमें एक फलन होता है, समझ में आई बात? फलन, फलन इसको इंग्लिश में आपको फंक्शन बोला जाता है, ठीक है, और इसको आपको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है कि कोई भी फंक्शन होता है, तो फंक्शन जैसे लिखा होता है आप बहुपद के रूप में समझो। जैसे मैंने कल आपको बहुपद बताया था कि ग्रेड फर्स्ट के जो पहला पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं बहुपद के। वो किस प्रकार से आते हैं? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक क्या है? पॉलिनोमियल है। तो इसको पी एक्स से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब ये बहुपद किस में? एक्स में है। तो एक्स में है तो यहाँ पर ये एक्स है वो आपका क्या है? वेरिएबल है, मतलब कि चर है। क्या है? वेरिएबल है, आपका चर है। और ये यहाँ पर 3x है, ये भी चर है। अब आपको ऐसे लगेगा कि सर 3 है तो फिर अचर होना चाहिए, तो 3 के साथ में x मल्टीपल में आ गया, तो 3x खुद है वो x की वजह से क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? आपका चर हो गया। और ये 2 है वो आपका क्या है? अचर। आई बात समझ में? अब मैंने दो चीज़ आपको पॉलिनोमियल पढ़ाई था, बहुपद पीछे वाला टॉपिक, तो उसमें दो चीज़ें अपन ने ली थी कि बहुपद खुद होता है, वो दो चिन्हों से पदों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है। बहुपद मतलब दो या दो से अधिक इसमें क्या होते हैं? पद होते हैं, बहुत सारे इसमें पद आते हैं। तो जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, ये अपने आप में क्या है? पद है।
और ये 3x भी एक पद है और ये भी अपने आप में एक क्या है, पद है। तो पद है, इसको इंग्लिश में टर्म बोला जाता है, ठीक है। और पद को, जो ये पद होते हैं, ये जुड़ते कौन से चिन्ह से हैं? ये दो ही चिन्हों से जुड़ते हैं, किससे? प्लस से और माइनस से। गुणा और भाग से क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि जब गुणा और भाग से जोड़ने का प्रयास करते हो, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, अब इसके साथ आप कुछ भी गुणा करोगे तो वो अगेन एक न्यू टर्म बन जाएगी, एक नया पद बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अब बात आती है समीकरण पर। बहुपद का तो अपन ने वापस रिवीजन कर लिया, बहुपद तो इतना आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। थ्योरी में बाद में लिखवा दूंगा, पहले आप समझना इस पूरे को, उसके बाद अपन थ्योरी पर आएंगे। तो बहुपद होता है, बहुपद में कोई भी अपन चीज़ लिखते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लेना, लेफ्ट और राइट, इधर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। तो बहुपद में तो आपका एक ही पक्ष होता है। जैसे मैंने ये दे दिया आपको लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये आपका एक क्या है, बहुपद हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें एक ही पक्ष है, मतलब आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। और यदि मैं इसके दोनों तरफ ऐसे ये लो बराबर में 0 और ये बराबर में 0 रखते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, समीकरण में। किस में कन्वर्ट हो गया, समीकरण। तो छोटी क्लासों के लिए समझने के लिए इस प्रकार है, बड़ी क्लासों में सीधा डायरेक्ट होता है, किसी भी फंक्शन को अपन 0 के इक्वल लिखते हैं, आगे उसका दूसरा पक्ष भी क्रिएट करते हैं, तो वो किस में चली जाती है, समीकरण। समझ में आ गई बात? ये होता है समीकरण। अब समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। समीकरण एक चरों के आधार पर और एक घातों के आधार पर दो प्रकार से क्या होता है, समीकरण को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इधर मैं लेता हूं समीकरण, ये आपका है चरों के आधार पर। चरों के आधार पर मैं जैसे लिखता हूं समीकरण चरों के आधार पर, और इस तरफ लिखेंगे अपन पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पावर के आधार पर, घातों के आधार पर लिखना, सॉरी ऐसे, घातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कितने वेरिएबल होंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब इसमें कैसे कैसे होंगे, जैसे पहले नाम लिख देता हूं मैं तीनों के, फिर एक एक करके तीनों के तीनों नाम को अपन डिफाइन करेंगे। जैसे एक चरीय समीकरण, एक चरीय समीकरण, उसके बाद में द्विचरीय समीकरण। अब ये नाम से ही डिफाइन है अपने आप में, मतलब कि इस समीकरण में एक चर होगा, इसमें दो चर होगा, और उसके बाद में त्रिचरीय समीकरण, ये आ गए इसे। और इस तरफ भी आप ले लो 1 2 एंड 3, इससे ज़्यादा घातों के भी होते हैं, इससे ज़्यादा वेरिएबल के भी होते हैं। मैं आप बता दूं कि समीकरण हो तो वो आपके एन टाइप्स, मतलब कि अनंत तरह के आपके क्या ले सकते हो, चर ले सकते हो, और ऐसे खूब सारी होती है, लेकिन आपके इतनी दूर से काम चल जाएगा। अब 1 2 में क्या होता है, एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण, उसके बाद में द्विघातीय समीकरण, और इसके बाद में आती है आपकी त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, ठीक है। सबसे पहले अपन ने समीकरण को समझा। समीकरण में क्या होता है, बहुपद के, जिससे बहुपद में सिर्फ एक ही पक्ष होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं, वो चीज़ समझ ली। अपन बहुपद को 0 के वगैरह के बराबर रख कर अपन इसको क्या बना देते हैं, समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कितने प्रकार की समीकरण होती है। तो समीकरण को दो चीज़ों के आधार पर डिफाइन किया गया है, एक तो चरों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। चरों में आपके एक चरीय, द्विचरीय, त्रिचरीय, और इधर भी एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। तो अब जैसे कि आप बोलोगे एक एक मैं इनका सैंपल दिखाता हूँ कि जैसे ये होती कैसी है। जैसे एक चरीय समीकरण मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, जैसे 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें चर कितना है, एक ही चर है, तो एक ही चर है, तो ये एक चरीय समीकरण हो गई, ठीक है। अब जैसे द्विचरीय, दो चर आना चाहिए, जैसे 3x प्लस 2y बराबर प्लस 5 और बराबर में 0। अब जैसे कि सर त्रिचरीय समीकरण आनी चाहिए, तो त्रिचरीय में 3x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 6 बराबर 0। एक चरीय, द्विचरीय एंड त्रिचरीय। अभी इनको सोल्व करने का भी बताएंगे, अभी पहले बता देते हैं कि ये होती क्या है, फिर इनको सोल्व करना होता है, इनसे वैल्यू निकालनी होती, वो आगे देखेंगे। अब आती है एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। तो अब ये है ना, देखो चरों पर ही डिपेंड करेगा सारा कुछ, खेल किस पर रहेगा, जो चर होता है ना उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा वेरिएबल। एक घातीय, जैसे कि मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ध्यान रखना, चर एक से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो देख लो, और घात किसकी एक होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक। चर की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, एक। अब जैसे आपको कहीं पर एक पावर भी दिखे और फिर भी आपको ऐसे लगेगा कि सर इसमें फिर ये द्विघातीय क्यों कर रहा है,
तो उसमें वो चर की मैक्सिमम पावर देखी जाएगी। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें चर कितना है? 1। तो चरों की संख्या के आधार पर नहीं है ये, क्योंकि चरों की संख्या के आधार पर तो सारा काम इधर ही कंप्लीट हो गया। अब ये चरों की घातों के आधार पर है। यहाँ पर चर की घात कितनी है? यहाँ पर कितनी है? 2। यहाँ पर 2 घात है, तो आपको ये देखना है कि चर की मैक्सिमम पावर कितनी है। तो चर की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ये कैसी समीकरण हो गई? द्विघातीय समीकरण। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे आपको ऐसे लगे कि नहीं सर ऐसे इधर बार बार 0 0 क्यों आए, यहाँ पर आना चाहिए 7 आएगा, तो वो इस तरफ आके इधर क्या बना देगा? माइनस का 6 और बराबर में फिर क्या हो जाएगा? अगेन 0। तो अब इसमें देखना है कि यहाँ पर चर की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आपको फोकस किस पर करना है? मैक्सिमम पावर पर। और मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है? 3। तो ये समीकरण कैसी है? त्रिघात। नंबर 1 चीज अपन ने देखी कि समीकरण क्या है, टॉपिक स्टार्ट करते ही उसकी डेफिनेशन देखी, और समीकरण कितने प्रकार की होती है, किस किस बेसिस पर होती है, और उनके कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं। समझ आई बात? थ्योरी अभी बाद में लिखेंगे, थोड़ा सा और देखो। अब जैसे इनकी कुछ कुछ खास चीज़ें भी होती हैं, इनके बारे में कुछ खास बातें भी होती है, वो किस प्रकार से होती है वो अपन चीज़ देखते हैं। जैसे एक चरीय समीकरण है, आप कहीं कहीं देखना आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा रेखिक समीकरण। कभी नाम सुना होगा रेखिक समीकरण? तो जैसे रेखिक समीकरण में यहीं पर बता दूं थोड़ा सा, रेखिक समीकरण इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसको रेखिक समीकरण क्यों बोलते हैं? जिसमें एक क्या नाम आ रहा है? रेखा नाम आ रहा है। मतलब इस समीकरण को सोल्व करके और ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जब डिजाइन करते हैं तब क्या बनती है? रेखा बनती है। तो बताओ आपको इसमें कितनी चीजें ऐसी दिख रही है जो रेखा बना सकती है? कितनी लाइन भाई, कितनी समीकरण ऐसी लग रही है जो रेखा बना सकती है? तो जैसे आप सबसे पहले देखो 3x प्लस 2 बराबर 0। एक चीज बता दूं, जिसके ऊपर चर की घात 1 हो समीकरण में कहीं पर भी, चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1। भाई ये एक घातीय समीकरण है, इधर भी तो देख लो ये कितनी घातीय है? एक घातीय तो है, लेकिन साथ साथ ये एक चरीय भी है। ये कितनी है? ये द्विचरीय, ये रही द्विचरीय है आपके, और है कितनी? एक घातीय। तो एक घात की समीकरण होती है, उससे यदि अपन ग्राफ पर डिजाइन करें, उसको ग्राफ पर प्लॉट करें, तो वो हमेशा ही किसको मतलब शो अप करेगी? लाइन को। 110% हमेशा ही किसको शो करेगी? लाइन को। जैसे कि पहले ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में जानते हो आप? ठीक है, देखो 2D में 3D में दो तरह के ग्राफ बनते हैं। 2D में जो ग्राफ बनेगा उसमें आपके 4 भाग होते हैं, इसलिए उसको चतुर्थांश बोलते हैं, और 3D में 8 भाग होते हैं, इसलिए उसको अष्टांश बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें अपने आता है नाम, इसको चतुर्थांश इंग्लिश में क्वाड्रेंट हो जाता है, और उसमें होता है ऑक्टेंट होता है, ठीक है, अष्टांश होता है। तो अपन पहले इसको समझते हैं, पहले थोड़ा सा ग्राफ को समझ लें, क्योंकि ये भी बीच बीच में आएगा, लफड़ा गोचा करेगा। देखो ऐसे अपन 2D का ग्राफ देखते हैं ना, 2D तक ही काम आएगा, आपके आगे काम नहीं आएगा। 2D 2 डायमेंशन द्विविमीय, ठीक है, द्विविमीय, बीच में साथ साथ मत लिखना, ध्यान रखना, 2 डायमेंशन, ठीक है। अब इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स अक्ष होती है, ठीक है। इसको क्षैतिज रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा, ठीक है। और इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, अक्ष को एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। अब और क्या होता है? एक ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन। क्या बोला जाता है? वर्टिकल लाइन, ये आ गई। और जहाँ पर जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों एक दूसरे को कट करती है, वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। तो इसका भी अपन लिखते हैं, इसको O से शो करते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि इसको 0 से शो करते हैं, तो वो 0 समझे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x और y के दोनों ही मान क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। और O समझे तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि O फॉर ओरिजिन होता है। ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु, जन्म स्थान, जहाँ से सब चीज़ें क्या होती, प्रारंभ होती। तो ऐसे यहाँ पर ये है आपका ओरिजिन, और ये है आपका मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु हो गए, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0।
अब निर्देशांक क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। निर्देशांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे आपने कई बार आप फिल्में देखते हो ना, मूवी देखते हो, जैसे आपने आर्मी की कोई मूवी देखी हो, तब जैसे आतंकवादी होते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं, जैसे फौजी को पकड़ के लिया, फिर उसको ले जाके, मान लो आपने जैसे कि एक मूवी देखी होगी सीतारमण, देखी आपने सीतारमण, देखी ना, तो सीतारमण मूवी में क्या होता है, जब उसको हीरो को पकड़ के ले जाते हैं, वो जाता है पाकिस्तान में, फिर वहाँ पर उसको कैद कर लेते हैं, उसको बहुत मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि तू है ना, हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, इंडिया भेज देंगे, तो अपनी सेना के कोऑर्डिनेट बता दे। क्या बता दे, कोऑर्डिनेट बता दे, सुना गया? तो वो कोऑर्डिनेट यही है। कोऑर्डिनेट एक तरीके से क्या होता है, एड्रेस होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनका क्या होता है, एड्रेस होता है। वैसे ही इस ग्राफ पर कोई चीज़ कहाँ पर है उसका भी एक पर्टिकुलर क्या है, एड्रेस है, और उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, निर्देशांक। निर्देश बोले तो निर्देश धन अंक है, मतलब निर्देश बताने वाले अंक, वो आपको क्या बता देंगे, मेन पोजीशन बता देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो अब देखो कैसे, जैसे ये इसका प्रथम, अब चतुर्थांश क्यों बोलते हैं, जैसे x और y एक्सिस काटती है ना, तो 2D में क्या बन जाते हैं, 4 भाग बन जाते हैं, तो ये भी चौथांश है, ये भी चौथांश है, ये भी चौथांश है, और ये भी क्या है, चौथांश है इसका, तो चौथांश हो गया, तो चतुर्थांश हो गया, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश है इसका, ठीक है ना, फर्स्ट चतुर्थांश, और ये इसका कौन सा है, सेकंड है, ये इसका कौन सा है, थर्ड, एंड ये इसका फोर्थ, हो गया। अब इधर ध्यान रखना कि x है वो 0 से इस तरफ, 0 से इस तरफ बोले तो बोर्ड पे इस तरफ क्या रहता है, राइट। आपको मैंने रीजनिंग में डायरेक्शन बताई, ऊपर की तरफ नॉर्थ और इधर की तरफ ईस्ट, और ईस्ट में आपके इस तरफ राइट डायरेक्शन में। यहाँ पर जो x होगा वो आपका x यहाँ लिख देते हैं, ये x रहेगा पॉजिटिव, और इधर जो x होगा वो रहेगा नेगेटिव, और ऊपर की तरफ जो y होगा वो पॉजिटिव, और इधर नीचे y नेगेटिव। इतना तो सीधा सीधा ही ध्यान में रह जाएगा कि y नीचे की तरफ, नीचे है तो मतलब ऋणात्मक और उल्टा नेगेटिव, ठीक है, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ऐसे। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ रहेगी, मान लो मैं ये पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर x का एक दो चीज़ और बता दूँ, जैसे कोऑर्डिनेट में कोई भी चीज़ शो करेंगे ना, वो ऐसे छोटे कोष्टक में शो करेंगे, ठीक है, उसके अंदर जो डिजिट आएंगे उनको कॉमा से पृथक करेंगे, और इसमें जो पहला डिजिट आएगा वो हमेशा ही x का आएगा, और दूसरा किसका आएगा, 3D में जब शो करते हैं तो पहला x का, दूसरा y का, और तीसरा किसका आता है, ध्यान देगा। तो ये तो अल्फाबेट की सीरीज में तो सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है, x y z है। तो अब इसमें आपको देखना है कि x, इसमें x कैसा रहेगा, तो आपको पता है कि यार इधर है तो प्लस ही रहेगा, और इधर से y के आएंगे तो y भी प्लस रहेगा। इधर आप फटाफट बोलो, इधर x माइनस वाई प्लस, इधर माइनस माइनस, और इधर प्लस प्लस, सॉरी एक सेकेंड रुको, प्लस और माइनस। तो अब इसमें कि भाई पहला जो चतुर्थांश है उसमें x और y दोनों क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और जो तीसरा है उसमें दोनों क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। अब देखो, अब अपन लाइन वाला खेल अब समझेंगे, एक बार पूरा ग्राफ आ गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ें वो और बता देता हूँ, 2-4 पॉइंट लेकर बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया 2,-3, तो आपको देखना है कि यार x पॉजिटिव है, तो चलो x पॉजिटिव पर चलते हैं, मान लो कि ये 1 और ये 2, तो चलो यहाँ आ गए, यहाँ तक आ गए, और y कैसा है, नेगेटिव, तो नीचे की तरफ आओ, तो 1, 2 और 3, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 2 और y -3। समझ में आ गया ना, पॉइंट को कैसे लेते हैं। अब रेखा बनाने के लिए आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए अपने को समीकरण को क्या करना होगा, हल करना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, समीकरणों के बारे में एक खास चीज़ होती है, जैसे आप में से कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तो आपको पता है 110%, और यदि नहीं पता है, हाँ क्या हुआ, मिटाना नहीं, आप टेंशन मत लो। देखो पहली बात तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं यूट्यूब पर डालूंगा अभी जस्ट, ठीक है ना, तो आप वहाँ से इस क्लास को रेगुलरली देख सकते हो। रीजनिंग वाली क्लास है वो यूट्यूब पर नहीं डालते, वो मैं खुद के ऐप पर डाल रहा हूँ, तो आप उस ऐप में एंट्री ले लेना, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लेना, इस चिंता की कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कई फैसिलिटी है, क्यों टेंशन लेते हैं। आगे देखो, निर्देशांक, ये निर्देशांक हो गया, थोड़ा सा और समझिए। अब जैसे कि कोई भी समीकरण दे रखी है, जैसे आपको एक समीकरण दे, 2 समीकरण दे, 3 समीकरण दे, ठीक है, उसमें 1 चर हो, 2 चर हो, 3 चर हो। देखो कुछ राशियाँ होती है वो ज्ञात राशियाँ होती है, कुछ अज्ञात राशियाँ होती है, समझ में आई बात। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर आपको 5x + 3y + 2 = 0, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर हमारे यहाँ पर x एंड y है वो क्या है, अज्ञात है, हमें पता नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वगैरह वगैरह। हालांकि इनको भी सोल्व करने का तरीका होता है, इनको ग्राफ डिजाइन करने का अलग तरीका होता है। अपने को ग्राफ डिजाइन करने के लिए नहीं बोलेगा, अपने को ग्राफ को सिर्फ समझना है ताकि प्रश्नों को ऑप्शन काटने वगैरह में आपकी क्या करे, हेल्प करे। समझ में आई बात? तो अब जितने आपको, पहले बात है मुद्दे की बात पर आते हैं कि जितने आपको समीकरण दे रखे तो आप देखना कि उसमें अज्ञात राशियां कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जितने समीकरण हैं उतनी अज्ञात राशियां हैं, तो आप बिल्कुल इजीली उसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। लेकिन यदि मान लो अज्ञात राशियों की संख्या ज़्यादा है और समीकरणों की संख्या है वो कम है, तो आप उसको कभी भी सोल्व नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ कि 5x + 2 = 0, इसमें अज्ञात राशि कितनी है और ये समीकरण भी कितनी है, बराबर है मामला, आराम से सोल्व कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये 3x प्लस, पहले मैं बता देता हूँ कि भाई इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे करते हैं। ये देखो, ये 5x इस तरफ प्लस का 2 है, उस तरफ गया तो माइनस, x बराबर कितना गया, हो गया ज्ञात, आ गई x की वैल्यू। अब मान लो समीकरण है 1, 3x + 2y + 5 = 0, इसमें समीकरण कितना है, अज्ञात राशियाँ कितनी है, 2, तो आप इसको कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में जब दो अज्ञात राशियाँ होगी तो समीकरण भी कितनी होगी। जैसे अब इसके नीचे एक और दे दे, x + 2y + 7 बराबर, इसको 3y कर लो, कुछ भी कर लो, 7 = 0। अब समीकरण कितने हैं, अरे 2 है, समीकरण कितने हैं, अज्ञात राशियाँ भी कितनी है। अब इनको आपस में सोल्व करके दोनों के दोनों अज्ञात राशियों के मान ज्ञात किए जा सकते। समझ में आ गई बात। अब समीकरण 2 है और मान लो अज्ञात राशियाँ 2 है, समीकरण 3 दे दिए, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी सहूलियत के लिए अपन 1, 3 या 2, 3 किससे भी सोल्व करो, अपने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आई। अब अपन थे कहाँ पर, अपन थे रैखिक समीकरण पर, यात्रा कहाँ शुरू हुई, रैखिक समीकरण से। तो अब बात आई कि सर रैखिक समीकरण है तो 1, 2 दिखाओ, सैंपल प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। जैसे कि 3x + 6 = 0, ठीक है, ये a घात का समीकरण है और बननी क्या चाहिए इससे, रेखा, क्योंकि चर की घात 1 होती है, पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तो वो रैखिक समीकरण है। सर 1 को ज़्यादा हो तो कोई तकलीफ वाली बात करना, समझ आएगी। तो 3x + 6 है तो ये क्या हो गया, 3x = -6, x = -6/3 = -2, x आपका -2 है। तो ग्राफ लो, ये लिया आपने ग्राफ, सर इधर तो 1, 2, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2, -1, -2, ठीक है। आपको क्या चाहिए, x = -2, x बराबर आपका आ गया -2, ये आपका आ गया पॉइंट। y का कोई जिक्र है यहाँ पर नहीं है, तो y यहाँ पर क्या है, 0 है। तो -2,0 से निकलने वाला ये आपके ऐसे क्या बन गई, रेखा। अब आप कहोगे कि सर 2 चरों वाली से कोई रेखा बनाकर ऐसे बताओ, तो 2 चरों वाली से रेखा बना के बताते हैं आपको। जैसे कि x + y + 1 = 0। अब 2 समीकरण दे तो वो भी बताएंगे, वो अपने ध्यान रखना कि वो सिलेबस में अपने मतलब कि वो डायरेक्टली चीज़ पूछी जाती है। ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो प्रत्यक्ष रूप से आपकी हेल्प नहीं करती, मतलब कुछ चीज़ें होती है वो प्रत्यक्ष रूप से हेल्प करती है, मतलब डायरेक्ट उसी चीज़ को पूछा जाए। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ये डायरेक्ट यूज आ गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें होगी जो आपकी ऐसे हेल्प करेगी इनडायरेक्टली, जैसे x + y + 1 = 0। तो इसका एक बार अपन देखते हैं कि ये लाइन को कैसे डिनोट करता है। जैसे ये, इसमें x को एक बार कर दो आप 0, x बराबर आप क्या लो 0, इसके अंदर रखा तो y बराबर क्या आया आपका, और यदि आपने y बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना आया, मतलब एक पॉइंट आपके पास आया 0, -1 और एक आपके पास पॉइंट आया -1, तो ये देखो पहले x बराबर 0 और y बराबर -1 कहाँ है, यहाँ है, x बराबर 0, y बराबर -1। और फिर ये देखना कि ये कहाँ है, ठीक है ना, तो ये वाला कहाँ पर रहेगा आपका, x -1 और y कितना है, दोनों पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा ये, और ये रेखा किसको डिनोट कर रही है,
ठीक है, छापनी हरू करो, लिखो, लगाओ समीकरण, लगाओ समीकरण लगाओ, समीकरण लगाना, जल्दी लिखो समीकरण। आपको यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बहुपद का एलसीएम ऐसे वैसे लेते हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब जैसे 1/x - 1 x + 1 एंड +1/x + 3, ऐसे आप कोई क्वेश्चन देखते हो, मान लो इसका एलसीएम एचसीएफ आता है, तब ये दोनों ही काम करते हैं, x + 1 x + 3। इसके अलावा कौन सा आता है बहुपद में, बताओ। हाँ हाँ, एलसीएम एचसीएफ ऐसे नहीं, वो पूरा है, वो सिस्टम ही अलग होता है, वो इसके अंदर नहीं आता है, वो आता है वो गुणनखंडों के अंदर आता है। आप उसका पूछ रहे हो जो गुणनखंड होते हैं ना, जैसे मैंने लिख के दिया 18x² YZ का गुणनखंड रूप लिखिए, वैसे ही आप बोलो कि 36x² YZ, और फिर आप एक और बोलो कि 48y² Z, फिर आप उसमें से बोल सकते हो। बाकी के ये देखो मैं बता देता हूँ, ये ऐसे आते हैं, ऐसा एक दो आपसे पूछ सकता है, एक आध क्वेश्चन मान लो फर्स्ट ग्रेड में इतना देते नहीं है, लेकिन बाय द वे मान लो पूछ ले, तो इनका जैसे एलसीएम निकालना हो तो ये दोनों ही एलसीएम आएंगे। तो अब भाग देते कैसे, जैसे यहाँ पर सीधा दिया भाग, तो बचा क्या, x + 3 किससे मल्टीपल हुआ, इससे, मतलब है नॉर्मल, जैसे अपन 1/6 1/3 का निकालते हैं ना, वैसे ही, सिर्फ थोड़ा ये दिखने में थोड़ा ऐसा दिखता है, और कोई दिक्कत नहीं। किसमें, वो यूक्लिड विभाजन फॉर्म में होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस है स्कूल वाला, वो नहीं वो इसमें नहीं होती, नहीं। चलो लिखना शुरू करो, समीकरण में लिखो, पहले बहुपद का रेफरेंस दे देना, इसमें लिखो बहुपद में केवल एक पक्ष होता है, बहुपद में केवल एक पक्ष होता है, जबकि समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, समीकरण में दो पक्ष होते हैं। लिख लिया यहाँ तक, इसके आगे लिखो। अब एक देखो, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष होते हैं, वो मैंने पहले बता दिया आपको, जब घड़ी पढ़ाई थी तब उसमें पता ही था ना आपको, वामावर्तर दक्षिणावर्तर, ठीक है ना। तो वाम वगैरह वो इतना इसमें नहीं आएगा, अब चलो छोड़ो, बराबर किस तरफ हो जाता है, राइट साइड में आता है, ठीक है ना। इतना जरूर लिख देना ऐसे करके, एक थोड़ा सा ऊपर हाशिया में लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसी को पता नहीं हो तो इसमें ऐसे गलत ना करे, ठीक है। लिखो बहुपद को, नीचे लिखो, नीचे वाली एक लाइन छोड़ के लिखो, बहुपद को 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर, 0 के बराबर रखने पर समीकरण प्राप्त होती है। अब ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, पहले बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं आपका, ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा वो आएगा तो मैं बता दूंगा कि ऐसा आएगा, डायरेक्ट आएगा, ऑन द स्पॉट आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। समीकरण होती है, आ गई। अब नीचे हेडिंग लगाओ वापस, इंटरनल हेडिंग लगानी है, देखो समीकरणों के प्रकार, हेडिंग लगा दी, ये इंटरनल ब्रॉड हेडिंग लगानी है, ठीक है। समीकरणों के प्रकार, इसमें ए लगाओ, ए स्मॉल ए लगाना, स्मॉल ए ये इसके अंदर है, हेडिंग के अंदर है ना। इसमें लिखना चरों की संख्या के आधार पर समीकरण, चरों की संख्या के आधार पर समीकरण, चरों की संख्या के आधार पर समीकरण, ठीक है। अब चरों की संख्या के आधार पर समीकरण है, तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं पहले वो लिख दो, रोमन संख्या में लिखो, 1 2 3 लगा के लिखो, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ, चलो इसको छोड़ो। लिखो एक चरीय समीकरण, द्विचरीय समीकरण, त्रिचरीय समीकरण, ठीक है ना। हाँ लिखो, इसमें एक चरीय समीकरण में लिखो वे समीकरण, ये नहीं लिखना अभी,
लिखो वह समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक हो, केवल मात्र एक हो, ठीक है, चरों की संख्या केवल एक हो, एक चरीय समीकरण कहलाती है, एक चरीय समीकरण कहलाती है, ठीक है। नीचे लगाना एग्जाम्पल लगा के ये लिखना, सबसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लगा के ये लिखो। आगे लगाओ द्विचरीय समीकरण, ठीक है। द्विचरीय समीकरण लगा के उसमें लिख देना 2 चर होते हैं, त्रिचरीय लगा कर लिख देना 3 चर होते हैं। लिखना शुरू, जल्दी लिखो थोड़ा। त्रिचरीय समीकरण, द्विचरीय लिख दिया। द्विचरीय में लिख देना सिर्फ वही कि इसमें क्या होते हैं, इस समीकरण, जिस समीकरण में चरों की संख्या कितनी हो, 2, और फिर ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद लगाओ त्रिचरीय, स्पीड लिखो, नहीं आज पढ़ा है जीतो ही कौन लिखी थे, 18 मिनट रही है, जल्दी लिखो। उसके बाद त्रिचरीय, आज नया है तो हिम्मत रखी जो है कि नहीं, कंटिन्यू रहना आपको 7 दिन तक, समझ में आए चाहे नहीं, 7 दिन नहीं आए ना तो फिर आगे देखो। अगला लिखो त्रिचरीय समीकरण। त्रिचरीय में ये लिखो, देखो मैथ की क्लास है वो तो यूट्यूब पे डाली हुई है, ठीक है, शुरू से नहीं, थोड़ी आगे से डाली हुई, वो डाली हुई, और रीजनिंग की सारी क्लासें ऐप में डाली हुई, तो आप वहाँ से शुरू से देखना शुरू करना, 2-4 दिनों में देख लेना सर, फिर वो आपने बराबर हो जाए, कवरअप हो जाएगा। त्रिचरीय समीकरण में ये लिखो, लिख दिया, जिस समीकरण में चरों की संख्या 3 होती है। अब आगे लगाओ, वापस ब्रॉड हेडिंग लगाओ, लिखो चर की घातों के आधार पर समीकरणों के प्रकार, चर की घातों के आधार पर समीकरणों के प्रकार। चर की घातों के आधार पर समीकरणों के प्रकार। चर की घातों के आधार पर समीकरणों के प्रकार लिख दिया। अब इसमें लिखो नंबर 1 पॉइंट लगाओ, लिखो एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण जिस समीकरण में, लिखो इसके अंदर लिखना शुरू करो, जिस समीकरण में चर की अधिकतम पावर, चर की अधिकतम घात 1 हो, एक घातीय समीकरण कहलाती है। उसके बाद में ये सबसे ऊपर वाला जो एग्जांपल है ये आपको नोट, ये लिखो, अधिकतम घात 1 होती है ना, घात ऐसे कोष्टक में लिख देना पावर, चर की अधिकतम घात 1 होती है, ठीक है, लिख दिया। इसके आगे लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा आगे लिखो, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण, ठीक है। इसमें लिखो आप, जिस समीकरण में चर की अधिकतम पावर कितनी होती है, 2 होती है। हाँ, जिस समीकरण में द्विघातीय वाला, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघातीय समीकरण कहलाती है। अब इसके बाद में ये पहला, ये दूसरा लिख देना, और इसी प्रकार से लिखना, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघाती कहलाती है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, जैसे अपने कल बहुपद कंप्लीट किया था ना लास्ट वर्किंग डे में, ठीक है, तो उस बहुपद में एक क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें एक कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि ये लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। कई बार क्या होता है, गुणांक पूछते हैं, ठीक है ना, गुणांक पूछते हैं, तो गुणा वाला अंक होता है, वो गुणांक होता है, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं उसको।
तो जैसे आपको ऐसे दे दिया 3x² प्लस 6 बराबर 0, ठीक है ना। स्टैंडर्डली इक्वेशन कैसे होती है, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें तो जैसे मान लो 2 घात के लिए अपन देखें तो ये ऐसे होती है, 2 घात के लिए ऐसे होती है। अब मान लो एग्जाम में इतना ही दिया, 3x² प्लस 6, और इतना देकर इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करके और आगे पूछ लिया कि बताइए कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपको नहीं, ये x² का कोफिशिएंट है 3, x का नहीं है, x का 6 भी नहीं है, 6 तो अचर पद है। 0 कैसे कि जैसे थाने यहाँ लागे कि भाई शरीर में x तो है ही होनी, कटे है ही होनी, x कटे है ही कोनी, तो वो यहाँ है, आगे समझ, ये ऐसे। अब बताओ x का गुणांक क्या है, ठीक है। अब ऐसी घटना को अंजाम दे दोगे ना, जैसे नेक्स्ट 3x³ प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बताइए x² का गुणांक क्या है। समझ आएगी बात। जी हाँ, देखो कई बार क्वेश्चन आया करे तो जक्का माइन कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो बहुत इजी लेवल पर दे दियो तो ना ठीक है, नहीं जरा उम्मीद ही मत करी जो कि क्वेश्चन करेक्ट हो। अब बार जबकि बार जस्ट फर्स्ट ग्रेड हुई ना, ये मैं क्वेश्चन पूछो गनाब को, गनाब थान पढ़ाया सबने, ठीक है, गनाब पढ़ाई भी मैं क्वेश्चन आयो, मैथ्स वाला स्टूडेंट है बैंक ही रहोगे। अब क्वेश्चन कहाँ हो कि यदि एक घनाभ है, घनाभ, और उसको बराबर साइज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घन क्यूब ले लो, घन क्या होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। उस घन से समान लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के, समान लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से उसको चारों कोनों से ऊपर से नीचे से क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इमेज बनी के दिमाग में बनी, 4 टुकड़ा कौन करिया, हाँ देखो यहाँ कर दियो चान ओ गन हो, थान 2D में बता दियो, वैसे तो गन यहाँ हो या करे, ठीक है ना, यहाँ जान इन अटू यहाँ बराबर चौड़ाई बराबर लंबाई ऊंचाई को यहाँ काट दियो, ये साइडू यहीं काट दियो, ये साइडू यहाँ काट दियो, यहाँ काट दियो, ठीक है। वो ऑप्शन भी बहुत तगड़ा तगड़ा दियोड़ा, ठीक है, कि भाई ऐसा करने पर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ऑप्शन हो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी में सब में कहा यहाँ कि जान मैंने दियोड़ो ना कि 4 × 4 × 4 का काटेगा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा, यहाँ का ऑप्शन दियोड़ा। तो जगह नहीं पता हुआ कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुए कहाँ थान पढ़ाई जन कहाँ बताए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ यहाँ जट जट आप कहाँ कर सका, टच कर सका, समझ नहीं बात। चान आ बेल ना गा रहे और बार बार टच कर सका जिते तो वक्र पृष्ठ है, और जट प्रत्येक जगह इन टच कर सका वो कहीं है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जन थे सोचो कि जन समझ लो घन है वो यहाँ है, मान लो इन इतों से खूणों काट दियो तो 2 × 2 को मान लो 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर को कट कर दी, अट ऊपर हाथ नहीं फेरी जी तो जट काटी इतिक सीख नीचे काट दी, बट फेरी जी जान अट हाथ नहीं फेरी जी तो जितो अट फेरीज तो भी तो अट फेरी जी, भाई काट्या के बाद में जगह जगह रही बट फेरी जी, पहले अट हाथ फेरीज तो अटू काट दी तो भाई बाद जगह अट शिफ्ट हो गया बट फेरी जी, फिर यहाँ ने चारों कोणा माथ हुई, ये कारण भी माथ कोई प्रभाव कौन पड़े, समझ में आई बात। चलो छोड़ो कटेगा अब, हाँ हाँ आयतन कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, वॉल्यूम को सीधो सीधो ध्यान रखना, आयतन के द्रव्यमान स्थान घेरे कितनी दूर में स्थान घेरे, जहाँ लकड़ी है इन काटी कम तो हुई है ना, ठीक, वो कॉमन सेंस में जाए। देखो कहाँ तक लिखा आपने, द्विघातीय समीकरण लिख दिया ना, त्रिघातीय लिख दिया, चलो ये कंप्लीट है, यहाँ तक ये कंप्लीट है। अब नीचे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानकारी लिखना, ये ग्राफ बना लेना, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, आप ये ग्राफ बना लो और उसके बाद थोड़ा रेखी का समझा कर और फिर सीधा देखो क्वेश्चन आएंगे आपके ये वाला, जैसे 2x + 3y + k = 0 और 3x + 5y + 7 = 0, इसके अद्वितीय हल है, इसके अनंत हल है या इसका कोई हल नहीं है, तो बताइए कि k का मान क्या होगा। वैसे क्वेश्चन आएंगे है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लिखो दमादम छापना शुरू करो।
ये थर्ड, ये आपका माइनस एंड माइनस, ये नेगेटिव। एक थोड़ा और लिख देना, ये एक्स एक्सिस होती है, इसको भुज कहते हैं, ठीक है ना। भुज और वाई एक्सिस वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निर्देशांक। कोटि के निर्देशांक कहलाते हैं, कोटि। वाई एक्स के लिए इधर कोटि और ये इधर भुज, ठीक है ना, इधर भुज। कितना टाइम हो? 11:52 हो। फटाफट रोक दो मोनिका, रोक दो इसको, रोक दो, खूब है।